I will be start this topic, understanding multiple intelligence in teaching, यानी पढ़ाई में बुद्धि का क्या आवश्यकता है, इससे हम क्या समझते हैं। प्राचीन काल से बुद्धि की ज्ञानात्मक क्रियाओं में चर्चा का विषय है, यानी बहुत पहले से ही छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों के बीच में बुद्धि को लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। कहा जाता है कि विरस्य कलपस्य, अर्थात जिसमें बुद्धि है वही बनता है। प्रेजेंट टाइम में बिना बुद्धि का कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के क्षेत्र में बुद्धि की चर्चा का विषय रहा है। हजारों वर्ष पूर्व से व्यक्तियों को बुद्धि के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कुछ व्यक्ति बुद्धिमान कहलाते हैं, कुछ कम बुद्धि के और कुछ मूल बुद्धि के, तो कुछ जड़ बुद्धि के कहलाते हैं। वर्तमान में बुद्धि के स्वरूप को प्रारंभ किए परंतु इसमें सफल नहीं हुए। बुद्धि को सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दे सके। बुद्धि एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका उपयोग हम कई रूपों में करते हैं। अच्छी स्मरण शक्ति यानी अच्छी याददाश्त, जल्दी सीखने की क्षमता, तार्किक चिंतन, इन सभी विषयों को बुद्धि के रूप में हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू एक्सप्लेन मल्टीपल इंटेलिजेंस? मल्टीपल इंटेलिजेंस refers to a theory describing the different ways students learn and acquire information. These multiple intelligence range from the use of words, numbers, pictures, and music to the importance of social interaction, introspection, physical movement, and being in the tone with nature. अर्थात बुद्धि वो प्राकृतिक मानसिक क्षमता है जो प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक है। बुद्धि वह क्षमता है जो हमें अन्य जीवों से अलग कर सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करती है। यानी बिना बुद्धि के हम आज के डेट में कोई भी काम नहीं कर सकते। कोई भी वर्क करने जाते हैं तो हमेशा आई यानी बुद्धि का चयन होता है। बुद्धि अनेक गुणों का समूह है। बुद्धि को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, परंतु बुद्धि के प्रभाव को परोक्ष रूप से प्रकट बुद्धि में मंद बुद्धि बालकों के मध्य अंतर के रूप में स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वंशाक्रम द्वारा निर्धारित है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सपोज दैट मेरे दादाजी का बुद्धि बहुत तेज था। ये जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी का भी बुद्धि बहुत तेज होगा, और ये जरूरी नहीं कि मेरा भी बुद्धि बहुत तेज होगा। मेरा बुद्धि मेरे पिताजी से भी ज़्यादा तेज हो सकता है, और मेरे बच्चों का बुद्धि हमसे भी ज़्यादा तेज हो सकता है। परंतु वंशानुक्रम केवल बुद्धि के प्रसार व उसकी सीमाओं को निर्धारित करता है। इस क्षमता का कितना विकास होगा इसका निर्धारण इन्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा, यानी जैसा इन्वायरमेंट हमें मिलेगा उसके हिसाब से आपकी बुद्धि परिपक्व होगी। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफिनेशन यानी अनेक प्रकार की परिभाषाओं से परिभाषित किया है, और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कोशिश भी की है। जैसे कुछ चीजों को, जैसे हवा, विद्युत यानी करेंट को महसूस किया जा सकता है, परंतु बुद्धि को महसूस नहीं किया जा सकता। ठीक वैसे ही बुद्धि को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की क्षमता के रूप में, तो कुछ अमूर्त चिंतन यानी सोच से वातावरण के साथ समायोजन की क्षमता के रूप में परिभाषित किया है। जैसे पहला हमारा ये हो जाएगा सीखने की क्षमता के रूप में। जो व्यक्ति
क्षमता जितनी अधिक होगी वह उतना ही तीव्र बुद्धि वाला समझा जाएगा। सेकेंड है अमूर्त चिंतन करने की क्षमता करने के रूप में। जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता अर्थात स्वप्नों के संकेत, सपोज हम लोग क्लास में टीचिंग करते हैं, पढ़ाते रहते हैं, उसी बीच में कोई स्टूडेंट बीच क्लास में चला और मैं कमिंग सर, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इशारा करते हैं। हम उनके इशारों को समझकर उनको अपने क्लास में आने के लिए इशारा करते हैं, यानी हमारा IQ उनके इशारे को समझ लेता है। अमूर्त चिंतन करने की क्षमता करने के रूप में जिस व्यक्ति में अमूर्त चिंतन की क्षमता शब्दों, संकेतों, चिन्हों, गणितीय अंकों के मध्य संबंध को समझने और उनकी व्याख्या करने की जितनी क्षमता होती है वे उतने अधिक बुद्धिमान माने जाएंगे। यानी जो व्यक्ति या बच्चा किसी भी रूप में हो सकता है जिसका IQ समझने की क्षमता जितना अधिक होगी, वातावरण के साथ समायोजन क्षमता का लाभ, यानी इन्वॉल्वमेंट के साथ जो व्यक्ति जितने जल्दी इन्वॉल्व हो जाए, जो व्यक्ति जितनी जल्दी अपने आसपास के वातावरण को आवश्यकताओं की समझ परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को जितनी जल्दी ख्याल रखते हैं वही बुद्धिमान कहलाते हैं या वही बुद्धिमान समझे जाते हैं। यानी हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे, व्यक्ति, बूढ़े, बुजुर्ग, बहुत सारे लोग हैं, यानी जिसको इन्वॉल्वमेंट में जाते हैं। यानी जैसे मैं अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं 45 से बिलोंग नहीं करता, परंतु विगत 15 साल से मैं बंगाली बोली में रहा और वहाँ का टोटल भाषा यानी 100% कहा जाए मैं बंगाली शब्द को बोल लेता हूँ और 100% समझ लेता हूँ। यानी मेरा IQ उस इन्फॉर्मेट के हिसाब से टोटल समझ गया। प्राचीन काल से ही बुद्धि ज्ञानात्मक क्रियाओं के विषय रहा है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिक बुद्धि को अलग अलग परिभाषा दिए हुए हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्धि की सामान्य योग्यता है। पहला है बुद्धि सामान्य योग्यता है। दूसरा बुद्धि को 2 या 3 योग्यताओं का जो है, यानी पहला जो हम सिंपल सीखते हैं, सेकेंड एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके, एंड थर्ड बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का जो है। यानी बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट मिलते हैं उस समय भी बुद्धि का समायोजन होता है। बुद्धि सामान्य योग्यता, इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले मनोवैज्ञानिक जैसे हर्मन, स्टाउटी, वॉट लाइटर, इन वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की सामान्य योग्यता है जो उनकी हर क्रिया में पाई जाती है। इन मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार की है। टर्मन के अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। यानी टर्मन जो साइकोलॉजिस्ट थे उनके अनुसार अमूर्त वस्तुओं के संबंध में विचार करने की योग्यता ही बुद्धि है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि विभेद करने एवं चयन करने की शक्ति है। एक्सटर्न के अनुसार नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता ही बुद्धि कहलाती है। बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। बुद्धि 2 या 3 यानी 2% to another person, इस प्रकार की विचारधारा को मानने वाले बुद्धि 2 या 3 योग्यताओं का योग है। इस प्रकार की विचारधाराओं को मानने वाले स्टैनफोर्ड बीने एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। बीने के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय
एवं आत्म आलोचना की योग्यता एवं क्षमता। बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्म योग्यताओं की क्षमता है। बुद्धि समस्त विशिष्ट योग्यताओं का योग है। बुद्धि के इस वर्ग की परिभाषाओं के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार की विशिष्ट योग्यताओं के योग को बुद्धि की संज्ञा दी है। इन विचारों को मानने वाले एक हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं कार्ल डाइक, थर्स्टन, थॉमसन, विल्टर एंड एस्टोनबॉर्ग। बहुत सारे हैं जो बुद्धि समस्त विशिष्टताओं के योग की इस विचारधारा को मानते हैं। कार्ल डाइक महोदय के अनुसार उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता बुद्धि कहलाती है। उत्तम क्रिया करने की यानी विशेष करने की नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता भी बुद्धि कहलाती है। हमारे दूसरे साइकोलॉजिस्ट हैं एस्टोनबॉर्ग के मतानुसार बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्ति, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। Intelligence is the ability to understand problems that arise by the perspective of comprehensive evaluation. बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के बहुत सारे सिद्धांत हैं, जैसे बुद्धि के स्वरूप एवं बुद्धि के सिद्धांत। दोनों ही बुद्धि के विषय के बारे में विचार करते हैं, परंतु फिर भी दोनों की विभिन्नता दृष्टिगत होती है। बुद्धि के सिद्धांत उसकी संरचना को स्पष्ट करते हैं, जबकि स्वरूप उसके कार्य को प्रकाश डालते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम एजुकेशन में टीचिंग लाइन हम देखते हैं कि छोटे बच्चे या कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले भी जो बच्चे हैं, उनके भी सिलेबस सब्जेक्ट में तर्क शक्ति यानी लॉजिकल रीजनिंग ये सारे उनके स्टडी मटेरियल में होते हैं, जो एक कंपटीशन का एक माध्यम है। बिना लॉजिकल तार्किक परीक्षण का हम लोग किसी भी एग्जाम को पास आउट नहीं कर सकते हैं। बुद्धि के सिद्धांत उसकी संरचना को स्पष्ट करते हैं, जबकि उनके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं। गत शताब्दी में प्रथम दशक से विभिन्न देशों में मनोवैज्ञानिकों ने इस बात की रुचि बढ़ी बुद्धि की संरचना कैसी है तथा किन किन कारकों का समावेश है। इन्हीं प्रश्नों के परिणाम स्वरूप विभिन्न कारकों के आधार पर बुद्धि की संरचना की व्याख्या होने लगी। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है कार्ल डाइक, थॉमसन आदि मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के कारकों के आधार पर बुद्धि के स्वरूप विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसी तरह फ्रांस के मनोवैज्ञानिक है अल्फ्रेड विटेन, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक है स्पेयर ने बुद्धि के स्वरूप के बारे में अपना एक विचार प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं का एक कारक सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो इस प्रकार उन्होंने व्याख्या की है। एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विटेन ने किया तथा अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कार्ल तथा जर्मनी के मनोवैज्ञानिक एम्बिगस ने इसका समर्थन भी किया। यानी जो बुद्धि की परिभाषा फ्रांस के मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड विटेन ने किया, उसी का समर्थन जर्मनी के वैज्ञानिक एम्बिगस ने इसका समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। यानी बुद्धि वह शक्ति है जो समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुयायियों ने बुद्धि को समस्त मानसिक कार्यों को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में माना है। उन्होंने यह भी माना है कि बुद्धि समग्र रूप वाली है और व्यक्ति को एक विशेष कार्य करने में अग्रसर करती है।
यह एक तत्व का खंड है जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के अनुसार यदि व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण है तो अन्य क्षेत्र में भी निपुण होगा। इस एक कार्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इन्हें ने बुद्धि को व्याख्या निर्णय की योग्यता मानी। टर्मन ने इस विचार करने की योग्यता माना तथा अरिस्टोटल ने नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता के रूप में जाना। Who gave the concept of multiple intelligence? हार्वर्ड कैटनर एक मनोवैज्ञानिक हैं। उनके अनुसार beyond this there categories many theories of an approach towards human learning potential have been established. Among them is theory of multiple intelligence developed by Howard Gardner. द्वितीय सिद्धांत कुछ दिया हुआ है। द्वितीय सिद्धांत के अनुसार प्रवर्तक ब्रिटेन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एसपीएल मैन, उनके अनुसार उन्होंने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों तथा अनुभवों के आधार पर बुद्धि के इस विकल्प सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके मतानुसार बुद्धि उस शक्तियों के रूप में या बुद्धि की संरचना में दो कार्य, इनमें एक उन्होंने सामान्य बुद्धि तथा दूसरा डिवाइड किया है विशेष बुद्धि। फर्स्ट है सामान्य बुद्धि तथा सेकंड विशेष बुद्धि। सामान्य कारक से उनका तात्पर्य यह है कि सभी व्यक्तियों में कार्य करने की एक सामान्य योग्यता होती है, यानी सभी व्यक्तियों में कार्य करने की सामान्य योग्यता होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति कुछ सीमा तक प्रत्येक कार्य कर सकता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई लिमिट होता है। सपोज दैट किसी का लिमिट, किसी का आईक्यू है 2 से लेके 10 तक पार होता है, कोई 2 से लेके 20 तक, कोई 2 से लेके 40 तक, यानी सबका बुद्धि अलग अलग होता है और अपनी क्षमता के अनुसार वो अपना आईक्यू का यूज करता है। ये कार्य उनकी सामान्य बुद्धि के कारण ही होते हैं। सामान्य कार्य व्यक्ति की संपूर्ण मानसिक एवं बौद्धिक क्रियाओं में पाया जाता है, परंतु यह विभिन्न मात्राओं में होता है। बुद्धि का एक सामान्य कारक जन्मजात होता है। कुछ बच्चों का आईक्यू जन्मजात होता है। आजकल देखते हैं जो बच्चे अभी 2 साल या 3 साल के होते हैं, अभी तो इंटरनेट का जमाना है। हमारे जमाने में, आपके जमाने में इंटरनेट इतना नहीं था। एक सामान्य एक सीमा का या हम अपने पड़ोस से कोई भी चीज हम लोग पूछते हैं, पर आजकल के बच्चे क्या हैं, वो इंटरनेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू उनका आईक्यू इतना बढ़ गया है जिसकी परिकल्पना हम लोग भी नहीं कर सकते। हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि उनका वो आईक्यू कहाँ से इतना डेवलप हो गया है। उसका सिर्फ एक ही रीजन है, ओनली बुक, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन। व्यक्ति की विशेष क्रियाएं बुद्धि की एक विशेष कारक द्वारा होती है। यह कारक बुद्धि का विशिष्ट कारक कहलाता है। किसी भी व्यक्ति की विशेष क्रियाएं बुद्धि के एक विशेष कारक द्वारा होती है। यही कारक बुद्धि का विशेष कारक कहलाता है। एक प्रकार की विशिष्ट क्रिया में बुद्धि का एक विशिष्ट कारक कार्य करता है, दूसरी क्रिया में दूसरा विशिष्ट कारक। अतः भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्ट क्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है। यानी कोई भी हम लोग वर्क करते हैं, सब कार्य के लिए हम अपना अलग अलग बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ये विशिष्ट कारक भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसी कारण व्यक्तित्व भिन्नताएं पाई जाती हैं। बुद्धि के सामान्य कारक जन्मजात होते हैं, इनके विशिष्ट कारक अधिकांश अर्जित होते हैं। कुछ बच्चों का आईक्यू जो होता है जन्मजात होता है, जैसे पहले भी हमने कहा है। बुद्धि के इस 2 कारक सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं में बुद्धि के सामान्य कारक करते हैं, जबकि विशिष्ट मानसिक क्रियाओं में विशिष्ट कारकों को स्वतंत्र रूप से काम में लिया जाता है। व्यक्ति की एक
एक क्रिया में एक या कई विशिष्ट कारकों की आवश्यकता होती है, परंतु प्रत्येक मानसिक क्रिया में उस क्रिया से संबंधित विशिष्ट कारक के साथ साथ सामान्य कारक की भी आवश्यकता होती है। जैसे सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, दर्शन एवं शास्त्र अध्ययन जैसे विषयों को जानने और समझने के लिए सामान्य कारक महत्वपूर्ण समझे जाते हैं। वही यांत्रिक, हस्तकला, संगीत कला जैसे विशिष्ट विषयों को जानने और समझने के लिए विशिष्ट कारकों की प्रमुख रूप से आवश्यकता होती है। इससे स्पष्ट है कि किसी विशेष विषय या कला को सीखने के लिए दोनों कारकों का होना अत्यंत अनिवार्य है। जैसे यहाँ एक शब्द आया कला, संगीत। कला जो किसी प्रकार का हम लोग चित्रकारी करते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो बुद्धि होता है, IQ होता है, तो किसी भी पिक्चर, किसी भी टॉपिक को देख के अपने दिमाग में वो सेटअप कर लेते हैं। और उनको सपोज जाए हमें एक कोई भी पिक्चर बनाना है, जैसे मोर का एक पिक्चर बनाना, हमने मोर को देखा है और एक जंगल में देखा नहीं, और वो मोर का पिक्चर हमने अपने दिमाग में सेव कर लिया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बिना देखे हम उस पिक्चर को हम ड्रॉ करना है। बहुत सारे बच्चों का जो IQ होता है, जैसे कोई आजकल के बच्चे क्या होते हैं, बहुत सारे गाना सुनते हैं, पढ़ने में उतना ध्यान नहीं है, पर वो गाना को देखकर, सुनकर, वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, सुनने के बाद वो क्या करते हैं, वो गाना अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट 2 कॉपी सेम वो सुना देते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आता है त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत। स्पियरमैन एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने 1904 ईस्वी में अपने पूर्व बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए, यानी उन्होंने पहले द्विकारक सिद्धांत दिया था, उस द्विकारक सिद्धांत को मॉडिफाई करते हुए त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत दिया। और त्रिकारक सिद्धांत में उन्होंने कहा, सिद्धांत की संशोधन करते हुए कहा, एक कारक और जोड़कर बुद्धि के क्रियात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बुद्धि के जिस तीसरे कारक उन्होंने अपने सिद्धांत में जोड़ा, उन्होंने समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर कहा जाता है उस सिद्धांत को। अतः बुद्धि के इस सिद्धांत के 3 कारक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला हो गया आपका सामान्य कारक, दूसरा विशिष्ट कारक और तीसरा हो गया आपका समूह कारक। सामान्य कारक यानी जनरल, विशेष और समूह कारक। इन तीनों कारकों को उन्होंने सम्मिलित किया। What are the benefits of knowing you own multiple intelligence tests? Theory helps students learn better. Teachers understand how students are intelligent as well as how intelligent they are. Knowing which students have the potential for strong interpersonal intelligence, for example, will help create cognitive where the strength can be fostered in the other. यानी त्रिकारक जो सिद्धांत है स्पियरमैन का, उसमें पहला जो सामान्य कारक है, सेकंड है आपका विशिष्ट कारक और तीसरा है समूह कारक। उनके अनुसार स्पियरमैन के विचार में सामान्य तथा विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक की समस्त मानसिक क्रियाओं के साथ रहता है। यानी उनके अनुसार विशिष्ट कारकों के अतिरिक्त समूह कारक यानी जो तीसरा वेद है, उनके अनुसार समूह कारक मानसिक क्रियाओं के साथ रहता है। आंतरिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीतमय योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता। यानी शाब्दिक योग्यता यानी शब्दों से ज्ञान, संगीतमय योग्यता यानी किसी भी संगीत को सुन के, स्मृति योग्यता यानी याददाश्त करके, और तार्किक योग्यता यानी लॉजिकल योग्यता के अनुसार समूह कारक की विशेष भूमिका निभाते हैं। समूह कारक
आप में कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता, बल्कि विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण में अपना समूह बनाता है। इसीलिए इसे समूह कारक कहा जाता है या कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इस सिद्धांत में किसी प्रकार की नवीनता नहीं है। यानी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि स्पेरमैन ने जो त्रिकारक का सिद्धांत दिया हुआ है उसमें कुछ कोई नया नहीं है। थार्मडाइक जैसे मनोवैज्ञानिक ने भी इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि समूह कारक कोई नवीन कारक नहीं है, समूह कारक कोई नया कारक नहीं है, परंतु यह सामान्य रूप एवं विशिष्ट कारकों का मिश्रण मात्र है। यानी त्रिकात्मक जो कारक है वो कोई नया कारक नहीं है, परंतु सामान्य जो जनरल कारक है और जो विशिष्ट कारक है दोनों का ये मिश्रण है। इसी पर थार्मडाइक का बहुकारक बुद्धि सिद्धांत इस प्रकार है। थार्मडाइक ने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना। थार्मडाइक के अनुसार उन्होंने अपने सिद्धांत में कहा है कि विभिन्न कारकों का उन्होंने मिश्रण माना है जिसमें कई योग्यताएं निहित हैं। उनके अनुसार किसी भी मानसिक कार्य के लिए, इसके अनुसार थार्मडाइक के अनुसार किसी भी सामान्य या मानसिक कार्य के लिए विभिन्न कार्यों का एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। थार्मडाइक के पूर्व सिद्धांतों में प्रस्तुत सामान्य कारकों की आलोचना करते हुए अपने सिद्धांतों में सामान्य कारकों की जगह मूल कारक यानी प्राइमरी फैक्टर तथा सर्वनिष्ठ कारकों कॉमन फैक्टर्स का उल्लेख किया है। इन्होंने मूल रूप से दो कारकों का उल्लेख किया है, फर्स्ट प्राइमरी फैक्टर एंड सेकंड कॉमन फैक्टर। मूल कारकों में मूल मानसिक योग्यताओं को सम्मिलित किया है। योग्यताएं जैसे शाब्दिक योग्यता, योग्यताएं क्या है? शाब्दिक योग्यता, आंकिक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता तथा भाषण देने की योग्यता। थार्मडाइक के अनुसार बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सभा में जाते हैं, किसी भी व्यक्ति का भाषण सुनते हैं और वो अपने बुद्धि से यानी अपने IQ से वो सारे उनका जो भाषण या जो भी स्पीच होता है वो स्पीच को अपने दिमाग में बुद्धि में सेव कर रहे हैं। यानी वो जाते जरूर हैं और वो जब लौटते हैं उनसे जब पूछा जाता है कि आपने उस भाषण में क्या सुना या फलाने व्यक्ति ने क्या कहा, वो बहुत सारे IQ इतना हार्ड होता है। अगर किसी व्यक्ति ने 5 मिनट का भाषण दिया है, उस 5 मिनट का भाषण सेम कॉपी कर देते हैं, यानी आपको सेम टू सेम आप लोगों को सुना देते हैं। थार्मडाइक इस बात को भी मानते हैं कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशिष्ट योग्यता अवश्य पाई जाती है। यानी थार्मडाइक भी ये मानते हैं कि सारे व्यक्ति में कोई न कोई विशेष योग्यता है, विशेष बुद्धि है, परंतु उनका यह भी मानना है कि व्यक्ति की इस विशेष योग्यता में दूसरे की सब योग्यता का अनुमान लगाना कठिन है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का IQ हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति की यांत्रिक कला में प्रवीण है तो ये आवश्यकता नहीं है कि वह संगीत में भी निपुण हो जाए। यानी एक व्यक्ति का संगीत में बहुत तेज है, ये जरूरी नहीं कि दूसरा भी तेज होगा, ये जरूरी नहीं कि तीसरा भी तेज होगा। उनके अनुसार जब दो मानसिक क्रियाओं के प्रतिपादन में यदि धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है तो उसका अर्थ व्यक्ति में सर्वनिष्ठ कारक है। ये घनिष्ठ कारक कितनी मात्रा में है, सहसंबंध की मात्रा से भी व्याप्त हो सकता है। थार्मडाइक में बुद्धि को 3 प्रकार से बांटा गया है या 3 प्रकार से मैंने बताया। पहला है मूर्त बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है सामाजिक बुद्धि। यानी थार्मडाइक ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला मूर्त बुद्धि, जैसे इसका एग्जाम्पल होगा राजगीर इंजीनियर। दूसरा है अमूर्त बुद्धि,
अमूर्त बुद्धि में कौन आते हैं थानडाई के अनुसार? डॉक्टर, चित्रकार, मनोवैज्ञानिक। और तीसरा इन्होंने बांटा है सामान्य बुद्धि, जिसमें नेता और समाजसेवी वर्ग के लोग आते हैं। यानी पहले में मूर्त बुद्धि में राजगीर इंजीनियर, दूसरे में अमूर्त बुद्धि में चित्रकार, मनोवैज्ञानिक, और तीसरा सामाजिक बुद्धि में नेता और समाज सेवी। थ्रस्टर का एक समूह कारक बुद्धि सिद्धांत है। हाउ टू मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोवाइडेड द होलिस्टिक लर्निंग फॉर द ऑल लर्नर्स। टू पुट इट सिंपली, multiple intelligence suggested that we all learn holistically but develop different capacity and intelligence with customized instruction to schooling can further draw out and neutral in each individual. थ्रस्टर का समूह कारक बुद्धि सिद्धांत इस प्रकार है। थ्रस्टर के समूह कारक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि न तो समान कारकों का प्रदर्शन है, न ही विभिन्न कारकों का, न ही विशिष्ट कारकों का, अपितु इसमें कुछ ऐसी निश्चित मानसिक क्रियाएं होती हैं जो समान रूप से मूल कारकों में सम्मिलित होती है। ये मानसिक क्रियाएं समूह का निर्माण करती है जो मनोवैज्ञानिक एवं क्रियात्मक एकता प्रदान करती है। थ्रस्टर ने अपने सिद्धांत को कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है। यानी थ्रस्टर के अनुसार अपने सिद्धांतों को कारक विश्लेषण के आधार पर प्रस्तुत किया। उनके अनुसार बुद्धि की संरचना कुछ मौलिक कारकों के समूह से होती है। दो या अधिक मूल कारक मिलकर इस समूह का निर्माण कर लेते हैं जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। इन मौलिक कारकों में उन्होंने आंतरिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण की योग्यता, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति और स्मृति शक्तियों को मूल रूप से माना है। यानी थ्रस्टर के अनुसार किसी भी व्यक्ति की आंतरिक क्षमता, आंतरिक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण, शाब्दिक योग्यता, दैशिक योग्यता, शब्द प्रवाह, तर्क शक्ति और स्मृति शक्ति को मुख्य रूप से माना है। थ्रस्टर ने यह स्पष्ट किया है कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। उनके अनुसार मानसिक योग्यताएं क्रियात्मक रूप से स्वतंत्र है, फिर भी यह जाना जाता है कि समूह में कार्य करती है, उनके परस्पर संबंध या समानता पाई जाती है। कुछ विशिष्ट योग्यताएं एक ही समूह की होती हैं और उनमें आपस में सहसंबंध पाया जाता है। जैसे विज्ञान के विषयों में समूह में भौतिक, रसायन, गणित तथा जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन आदि। जैसे साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट एक कॉम्प्लीमेंट हैं। The multiple intelligence range from the use of words, numbers, picture and music to the importance of social interactions, introspections, physical movement and being in the tune with nature. Why is it important to understand multiple intelligence?
The multiple intelligence theory can grow a student back into learning using the different intelligences to teach. A concept allows each of your diverse learners a chance to the success at learning. The learner with strength in the visual, spatial intelligence with do, with drawing and puzzles. How can we apply the theory of multiple intelligence in a classroom setting? Classroom layout, the best way to lay out a classroom to support multiple intelligence is to have place in the room that works for each type of intelligence. For teaching intelligence, there should be a great area for reading, writing and speaking speeches. How can you apply the theory of multiple intelligence in a classroom setting? The 7 types of intelligence that should be considered in all school curriculums. First of all, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी तार्किक गणितीय प्रवीणता, यानी मैथ में गणित में लॉजिकल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा योगदान है। पहले भी हमने कहा है कि आजकल प्राइमरी सेक्शन से हमारे समय में हम तो सबसे पहले जब कंपटीशन में तैयारी करने गए तो हम वहाँ मैथमेटिक्स में हमको रीजनिंग यानी लॉजिकल मैथमेटिक्स मिला हुआ। पर अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में कि छोटे बच्चों को यानी क्लास 5 से ये आपका लॉजिकल मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है। यानी वो जब भी किसी भी एग्जाम में उनको लॉजिकल मैथमेटिक्स एक चैप्टर के रूप में या एक बुक के रूप में पढ़ना है। इससे उनकी बुद्धि की क्षमता को आंका जाता है, जांचा जाता है कि उनका IQ कैसे है। जैसे एज पर एग्जाम्पल दे रहे हैं 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी इसका आंसर क्या होगा? आंसर 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 8 हो गया। इसी प्रकार का बहुत सारा मैथमेटिक्स एग्जाम्पल होगा जो आपके IQ को जांच करता है। दूसरा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस यानी भाषाई बुद्धिमत्ता, यानी भाषा के आधार पर भी बुद्धि को आंका गया है। तीसरा है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यानी अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि, यानी किसी भी व्यक्ति का आंतरिक यानी वो अपने आप से भी अपने बुद्धि को ज्ञान कर सकता है, गेन कर सकता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस संगीतमय यानी संगीत के माध्यम से भी किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को जांचा जा सकता है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस दृश्य स्थात्मिक बुद्धिमत्ता, यानी किसी भी पिक्चर को देखकर कोई भी व्यक्ति अपनी बुद्धि को जांच कर सकता है। वर्ल्डिंग काइजेंस इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस प्रकृतिवादी बुद्धिमत्ता। What are the main ideas behind the theory of multiple intelligence? In order to capture the full range of ability and talent the people possess, Gardner theories that people do not have just an intellectual capacity but have many kinds of intelligence including musical, interpersonal, spatial, visual and linguistic intelligence, who have the concept of multiple intelligence. Howard Gardner के अनुसार beyond that their categories many theories of an approach toward the human learning potential have been established. Among them
is the theory of multiple intelligence developed by Howard Gardner. What are the example of multiple intelligence? यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल क्या है? मल्टीपल इंटेलिजेंस एक्टिविटी वर्ड्स नंबर्स ऑफ लॉजिक यानी लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, पिक्चर्स, म्यूजिक, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ए फिजिकल एक्सपीरियंस. What are the benefits of knowing? What are the benefits of knowing your own multiple intelligence test? Theory helps the student learn better. Teacher understand how students are intelligent as well as how intelligent they are, knowing which students have a potential of a strong interpersonal intelligence. For example, we will help to create opportunity where the student can be frustrated. How do you multiple intelligence provided the holistic learning? To put it simply, multiple intelligence suggested that we all learn holistically but develop different capacity and intelligence which customized instruction through schooling can further draw out instruction and mutual in each individual. जैसा कि थॉमसन का प्रतिपादित जो सिद्धांत है, उनके अनुसार थॉमसन ने बुद्धि को प्रतिशत सिद्धांत को प्रस्तुत किया. उनके मतानुसार व्यक्ति को प्रत्येक कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिदर्श होता है. किसी भी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं के कुछ प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर देता है. इस सिद्धांत में उन्होंने सामान्य कार्य यानी जनरल फैक्टर की व्यवहारिक को महत्व दिया. इसमें थॉमसन के अनुसार व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है, परंतु परीक्षा करते समय उसकी प्रतिस्पर्धा एक साथ है. कोई भी व्यक्ति कितना भी तेज पढ़ने में, लिखने में, पेंटिंग में, कला में, किसी भी फील्ड में, उसका ओरिजिनल टेस्ट तभी होता है जब वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड एग्जाम में बैठता है. उसका ओरिजिनल आईक्यू, ओरिजिनल बुद्धि उसी समय जांच होती है, वो कितना उस सब्जेक्ट के बारे में जानता है. कैटर का उद्देश्य था डी कैटर. उन्होंने 1971 में 2 प्रकार की सामान्य बुद्धि का वर्णन किया. ये है फ्रूट तथा क्रिस्टलाइज. इनके अनुसार बुद्धि की फ्रूट सामान्य योग्यता वंशानुक्रम कारकों पर निर्भर करती है. यानी के अनुसार किसी भी व्यक्ति का बुद्धि सामान्य योग्यता यानी वंशानुक्रम यानी उनकी जनरेशन में पहले भी एग्जाम्पल दिया कि मेरे दादाजी, उसके बाद मेरे पिताजी, उसके बाद मेरा, उसके बाद मेरे बच्चों का, यानी 1 by 1 यानी स्टेप बाय स्टेप, जनरेशन बाय जनरेशन. जबकि क्रिस्टलाइज्ड योग्यता आर्थिक कारकों के रूप में होती है. फ्रूट सामान्य योग्यता मुख्य रूप से संस्कृति युक्त गति स्थितियों तथा नई स्थितियों की अनुकूलता वाले परीक्षण में पाई गई. यानी फ्रूट सामान्य योग्यता मुख्य रूप से संस्कृति युक्त गति स्थितियों तथा नई स्थितियों के अनुकूलता वाले परीक्षणों में पाई जाती है. क्रिस्टलाइज्ड सामान्य योग्यता आर्थिक सांस्कृतिक उपलब्धियों, कौशलताओं तथा नई स्थितियों से संबंध वाले परीक्षणों में एक कारक के रूप में पाई जाती है. फ्रूट सामान्य योग्यता को शरीर की वंशानुक्रम विविधता के रूप में लिया जा सकता है, जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है. जबकि क्रिस्टलाइज्ड सामान्य योग्यता सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है. यानी सामाजिक अधिगम यानी इन्वायरमेंट यानी
बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे घर में 2 भाई 2 बहन या 4 भाई 4 बहन होते हैं, सबका बुद्धि सामान्य नहीं होता है। कोई बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो बहुत ज़्यादा कमजोर होता है, जो कोई मीडियम लेवल का भी होता है। कुछ बच्चे आज का जो इन्वायरमेंट है, परिवेश में, जिस इन्वायरमेंट में जाते हैं उनके अनुसार वो क्या करते हैं कि बैड हैबिट्स को पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे गुड हैबिट को भी पकड़ लेते हैं। पर ये पता नहीं बाय बर्थ नेचर है क्या है कि किसी भी बच्चों में या किसी भी बड़े व्यक्ति में जो बैड इफेक्ट होते हैं वो बहुत जल्दी समझ आते हैं, यानी उनके दिमाग में बैड इफेक्ट उनके बुद्धि में बहुत जल्दी समा जाते हैं और गुड इफेक्ट सालों साल वर्षों वर्षों लग जाते हैं। और यहाँ तक ये हो जाता है कि वो आदमी के दिमाग में कभी आता भी नहीं। तो ये हो गया आपका सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरण प्रभावों से संचालित होती है। केटन के अनुसार फूल सामान्य बुद्धि वंशानुक्रम से संबंधित है तथा जन्मजात होती है, जबकि कृष्णाइट सामान्य बुद्धि अर्जित है। वर्ड तथा वर्णन का पदानुक्रमिक बुद्धि सिद्धांत, वर्ड तथा वर्णन एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बुद्धि सिद्धांतों के क्षेत्र में यह नवीन सिद्धांत माना गया है। इस सिद्धांत में वर्ड एवं वर्णन ने मानसिक योग्यताओं को कर्मिक महत्व प्रदान किया है। उन्होंने मानसिक योग्यताओं को 4 स्तरों पर विभक्त किया है। इसने वर्ड तथा वर्णन ने मानसिक योग्यताओं को 4 स्तरों पर विभक्त किया है। पहला है सामान्य मानसिक योग्यता, पहला है सामान्य मानसिक योग्यता, दूसरा है मुख्य समूह कारक, तीसरा लघु समूह कारक और चौथा विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये 4 योग्यता बुद्धि योग्यता किसके अनुसार है? वर्ड तथा वर्णन के अनुसार उन्होंने बुद्धि को 4 भागों में बांटा है। सामान्य मानसिक योग्यताओं में भी योग्यताओं को उन्होंने स्तरों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहले वर्ग में उन्होंने क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल और दूसरे भाग में उन्होंने यांत्रिक यानी मैकेनिकल एवं शारीरिक योग्यताओं को रखा। क्रियात्मक यानी प्रैक्टिकल, किसी भी वर्क को हम लोग करते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, हम लोग बार उसको याद करें। किसी भी टॉपिक को हम लोग 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ते हैं। और हमारे घर में हमारे पेरेंट्स अभी भी और यहाँ से 10 साल पहले जब हम लोग पढ़ने बैठते थे तो घर के बड़े लोग भी कहते थे कि मॉर्निंग टाइम में पढ़ो, 4 बजे उठो, सुबह को पढ़ा हुआ जल्दी आपकी बुद्धि में दिमाग में सेव करता है। तो हम लोग 2 बार 3 बार 4 बार वो रीडिंग डालते हैं। और हमारे पेरेंट्स ये भी करते थे या हमारे टीचर ये भी करते थे कि किसी भी टॉपिक को 4 बार 5 बार पढ़ो या 1 बार पढ़ो, और कुछ टॉपिक को बार बार 10 बार 20 बार एक ही सेंटेंस को बार बार पढ़ो। वो तुम्हारे 1 बार या 50 बार याद करने से ज़्यादा फायदा हुआ 10 बार लिखना। उससे वो टॉपिक या वो क्वेश्चन या जो भी टॉपिक होगा वो हमारे आईक्यू यानी हमारे दिमाग में, हमारे बुद्धि में जल्दी याद हो जाता है, जल्दी सेट हो जाता है। इसको हम लोग करते हैं प्रैक्टिकल यानी क्रियात्मक यानी काम करके। और दूसरा होता है यांत्रिक एवं शारीरिक योग्यताओं को रखा है। इस मुख्य वर्ग में उन्होंने की एम नाम दिया। योग्यताओं के दूसरे समूह में उन्होंने शाब्दिक यानी वर्बल, आंकिक तथा शैक्षिक योग्यताओं को रखा है। और इस समूह को उन्होंने भी के नाम दिया है। अंतिम स्तर पर उन्होंने विशिष्ट मानसिक योग्यताओं को रखा है। इसका संबंध विभिन्न ज्ञानात्मक क्रियाओं से है। पहले तो हम 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ने की बार बार याद करने को किसी भी टॉपिक को हम पढ़ने के दिमाग में सेव करते हैं। और अभी क्या है इंटरनेट का जमाना,
घंटे में ज़्यादा आलस कर दिया है, बना दिया है। पहले हम लोग 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा हम लोग पढ़ते थे, 5 घंटा पढ़ते थे। किसी भी क्वेश्चन को हम लोग 1-1 घंटा, 2-2 घंटा में हम लोग पढ़ते थे। और अभी क्या करते हैं, मोबाइल फोन का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अभी के समय में किसी भी टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी क्वेश्चन का आंसर किसी को हम लोग तेजी से गूगल सर्च करते और उससे भी पढ़ने की इच्छा नहीं करता है, किसी भी टॉपिक को याद करने की इच्छा नहीं करता है। तो करते क्या है कि अपने उस क्वेश्चन को हम लोग एक बार अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसी क्वेश्चन को हम लोग बार बार याद करते हैं। ये हो गया हमारा ध्यान यानी मैकेनिकल। इस सिद्धांत की नवीनता एवं अपनी विशिष्ट योग्यताओं के कारण कई मनोवैज्ञानिकों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ है। गिलफोर्ड का 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत, गिलफोर्ड एक मनोवैज्ञानिक है, उनका एक 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत है। गिलफोर्ड ने 1959, 1961 और 1967 यानी लगातार 1959 में भी, 1961 में भी और 1967 में भी तथा उनके सहयोगियों ने और उनके कुछ साथी थे जो मिलकर 3 मानसिक योग्यता यानी 3 आयाम बुद्धि सिद्धांत की रचना की, बुद्धि की रचना की। गिलफोर्ड का यह सिद्धांत बुद्धि संरचना सिद्धांत त्रिविमीय बौद्धिक मॉडल यानी 3 डायमेंशनल मॉडल कहलाता है। उन्होंने बुद्धि कारकों के 3 श्रेणियों में बांटा, अर्थात मानसिक योग्यताओं को 3 विमाओं यानी 3 डायमेंशन में बांटा है। फर्स्ट है संक्रिया यानी ऑपरेशंस, सेकंड है विषय वस्तु यानी कंटेंट्स और थर्ड है प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद। यानी ये ऑपरेशंस, कंटेंट्स, प्रोडक्ट्स ये तीनों थ्योरी गिलफोर्ड ने और उनके साथियों ने मिलकर सन 1959, 1961 और 1967 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस से बुद्धि की तीनों विमाओं यानी 3 डायमेंशन पर्याप्त रूप से भिन्न है। गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत, इन सबके अलावा बुद्धि का एक सिद्धांत है जिसे हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया है। इस बहुबुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। इनके अनुसार हर इंसान में अलग प्रकार की बुद्धि होती है। जैसे कोई संगीत में परंपरागत यानी हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में। यानी गार्डन के अनुसार कोई भी व्यक्ति संगीत में परिपूर्ण हो सकता है, तो कोई अभिनय में, तो कोई लेखन में, तो कोई तार्किक क्षमता में। यानी किसी व्यक्ति का जो आईक्यू होता है या विशेष इंटेलेक्ट का रुचि होता है वो संगीत में होता है, तो किसी का आजकल के समय में किसी का ज़्यादा ध्यान इंटरनेट पर, मोबाइल पर, तो किसी का ड्राइंग करने में, किसी का नाट्य कला में, किसी का होता है कि क्रिकेट मैच में, किसी का फुटबॉल में। अलग अलग स्टूडेंट का, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। और वो व्यक्ति, वो बच्चे जब क्रिकेट, किसी का क्रिकेट मैच या किसी गेम पर ध्यान होता है या उनको इंटरेस्ट है, तो क्या करते हैं, कहीं भी रहते हैं। जब उनको टाइमिंग मालूम है कि इतना समय से मैच चलेगा, वो कुछ टाइम वो किसी न किसी रूप में, या मोबाइल फोन हो या आपका इंटरनेट हो या टीवी हो, उसमें वो उस टाइम में वो पहुंच जाते हैं। उन्होंने बुद्धि के इस सिद्धांत को समझाने के लिए इसे 9 क्षेत्रों में विभाजित किया है। गॉर्डन ने इस बुद्धि सिद्धांत को समझाने के लिए उसको 9 भागों में विभाजित किया है। तार्किक, गणितीय, दैशिक, संगीतात्मक, शारीरिक, गति संवेदी, अंतः व्यक्तित्व,
अंततः व्यक्तित्व, प्रतिवादी, अस्तित्ववादी। अब बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता को बहुत सारे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, अपने अवसर पर बहुत सारे परिभाषाएं दिए हैं, जिसमें टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना कि वह अमूर्त चिंतन की क्षमता रखता है। टर्मन के अनुसार एक व्यक्ति उसी सिद्धांत में बुद्धिमान होता है जितना कि वह अमूर्त चिंतन की क्षमता रखता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अनुसार बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है, यानी बुद्धि के अनुसार बुद्धि ग्रहण करने की क्षमता है। पिटनर एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बुद्धि नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता है। क्रूच एक मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार बुद्धि नई व विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, यह एक सिद्धांत है जिन्होंने एक मनोवैज्ञानिक है एल थर्स्टन ने 1937 में एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। उनके अनुसार बुद्धि न तो मुख्य रूप से सामान्य कारक द्वारा निर्धारित होती है और न ही विशिष्ट योग्यता के द्वारा। उनके अनुसार मानसिक प्रक्रियाओं का एक सामान्य प्राथमिक कारक होता है जो सभी मानसिक प्रक्रियाओं को एक सूत्र में बांधे रखता है तथा एक प्रकार की मानसिक क्रियाओं को अन्य मानसिक क्रियाओं से अलग रखता है। ऐसी सभी मानसिक क्रियाएं जिनका एक सामान्य प्राथमिक कारक होता है आपस में सहसंबंधित होती है तथा मिलकर एक समूह का निर्माण करती है। इस समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले कारक प्राथमिक कारक कहते हैं। उन्होंने अपने समूह कारक सिद्धांत में 7 प्राथमिक कारकों का वर्णन किया है। वह 7 प्राथमिक कारकों को मापने के लिए एक परीक्षण माला तैयार की जिसे प्राथमिक मानसिक परीक्षण कहा जाता है। पहला है शाब्दिक योग्यता अर्थात शब्दों वाक्यों का अर्थ समझने की योग्यता। दूसरा है आंकिक योग्यता अर्थात तीव्रता व प्रस्तुतता के कारण आंकिक गणना करना। तीसरा है शब्द प्रभाव योग्यता अर्थात शब्दों की तीव्रता से उपयोग करने की क्षमता। शब्द प्रभाव योग्यता यानी शब्दों की तीव्रता से उपयोग करने की क्षमता। चौथा है स्थानिक योग्यता यानी स्थान में वस्तुओं का परिचालन करने की योग्यता। पांचवा है इसके साथ ही मैं आज का ये इन हाउस ट्रेनिंग मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।